नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन त्यागी और आपका मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो विषय है वो है अस्थमा या दमा। आज हम जानेंगे अस्थमा के बारे में, यह क्यों होता है, इसका इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट जो है वो क्या है और कैसे हम इस भयंकर बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं, ये हमें आज जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्थमा, जिसको दमा के नाम से भी अक्सर हम जानते हैं, और पुराने टाइम में ये केवल उम्र दराज लोगों को या बुजुर्ग लोगों को ही देखने को मिलता था ज़्यादातर मामलों में। लेकिन आज का जो टाइम है, आज अगर हम देखें तो ये बहुत बड़े लेवल पे बच्चों में देखने को मिल रहा है। यंग जनरेशन में तो है ही, ओल्ड में तो पहले से ही था, लेकिन अब ये बच्चों में देखने को भी मिल रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। लेकिन बच्चों में इस खतरनाक बीमारी का आना, जैसे कि हम जानते हैं, ये श्वसन तंत्र की मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है, जो बहुत बड़े लेवल पे बच्चों की ग्रोथ और बहुत सारी जो बहुत कुछ कर सकता था वो बच्चा, वो नहीं कर पाता है फिर। और हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो सर्दी, खांसी, जुकाम, एलर्जी से ही होती है, क्योंकि एलर्जी ही इसकी जो जड़ में है वो एलर्जी ही होती है अस्थमा की हमेशा। और फिर एलर्जी का सही से इलाज ना होना या फिर अंग्रेजी दवाओं से उस एलर्जी को दबा देने के कारण वो फिर कभी भविष्य में अस्थमा या दमा का रूप ले लेती है। तो अगर मैं बात करूँ इसके लक्षणों की, तो इसके लक्षण वही हैं जो एलर्जी के लक्षण होते हैं, लेकिन जो मेन इसका लक्षण है वो है सांस लेने में दिक्कत। जब ये अपनी तीव्र अवस्था में होती है या जब इसका अटैक आता है, तब मरीज़ को सांस लेने में हमेशा बड़ी कठिनाई का सामना करना होता है। और उस कंडीशन में मोस्टली जब वो एलोपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उनको पंप एक तरीके से दे दिया जाता है, जिससे उनके जो फेफड़े जो हैं वो फिर उतना काम नहीं करते हैं और धीरे धीरे पंप की आदत बन जाती है। और फिर देखे जाए तो वो वैसे ही है जैसे हम किसी को बोल रहे हैं कि आप काम मत करो, आपके जो काम करने का वो हम कर रहे हैं, क्योंकि पंप जो है को डायलेट कर देता है चीज़ों को। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जितने भी जो ऑर्गन हैं, खासकर जो ब्रोंकीज़ हैं हमारी, उनको वो चौड़ा कर देता है, जिससे थोड़ी सांस लेने में आसानी हमें महसूस देती है। खैर, पंप की बात छोड़ते हैं। इसके कारण की बात, लक्षण तो यही है मोस्टली खांसी, जैसे मैंने बताया, सांस लेने में दिक्कत, खांसी, घरघराहट छाती में, एलर्जी, छींके आना सुबह सुबह, ये सारे इसमें के मेन लक्षण हैं, जो शुरुआती लक्षण हैं। बाद का लक्षण मैंने आपको बताया कि सांस लेने में दिक्कत बाद में पैदा होने लगती है, बलगम बहुत ज़्यादा बनता है, और इसके जो बलगम का रंग है वो मोस्टली पीले येलोइश कलर में वो देखने को मिलता है। कई बार एलर्जी ज़्यादा बढ़ने से वो कहीं आपको ग्रीनिश भी देखने को मिल सकता है। तो हम कारण की बात कर लेते हैं। इसका जो मेन कारण है, मैंने बताया आपको, एलर्जी है। एलर्जी किसी भी चीज़ से हो सकती है, धूल से हो सकती है, धुएं से हो सकती है। और एक बहुत बड़ा कारण है आजकल के टाइम में होने का, वो है कॉकरोच। जो नमी किचन में और दूसरी जगह होती है, वहाँ पे फिर कॉकरोच पैदा होते हैं। वो आप जानते हैं, रात को फिर बर्तन पे, खाने के बर्तन और इन चीज़ों पे घूमते हैं। तो जो उसके जो कॉकरोच के शरीर पे जो कण होते हैं, जो चीज़ें होती है, उनसे ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिलता है अस्थमा या एलर्जी स्टार्टिंग में स्टार्ट होती है। दूसरा, फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने से भी धीरे धीरे एलर्जी और ये कंडीशन फेफड़ों में स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खाने से भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। तो खान पान बहुत बड़ा इशू इसमें एक तरीके से देखा गया है। एटमॉस्फेयर तो है ही सबसे बड़ा। कई बार बहुत ज़्यादा नमी के जगह में रहने से भी देखा गया है कि अस्थमा और एलर्जी उस टाइप के लक्षण पाए गए हैं। तो ये कारण हैं जिन जिन कारणों से अस्थमा और दमा, जिसको हम बोलेंगे, ये होता है। अब बात करते हैं कि लक्षण हो गए हमारे, कारण हो गए, तो हम क्या ध्यान रखें कि ये ना हो। प्रिवेंशन भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बोला बच्चों को हो रहा है, तो बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैंने आपको धूल, मिट्टी, इन चीज़ों की बात बताई है। इनसे बच्चों को बचाना है। जो आज के टाइम की धूल मिट्टी है, अगर वो कहीं जैसे पहले खेत में खेलते थे बच्चे, वो अलग चीज़ है, लेकिन अब पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया, वो बात नहीं है। तो धुआं, ट्रैफिक, इन चीज़ों से बच्चों को बचाना है।
दूसरा हमें ध्यान रखना है कि जो फ्रिज का बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है या बच्चे आइसक्रीम ये ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा वो बच्चे को नहीं देनी है। तीसरा, बच्चा या बड़ा कोई भी हो, तीसरा हमें ये ध्यान रखना है कि सांस जो है हमें मोस्टली नाक से लेना है, क्योंकि नाक में वो सिस्टम ऊपर वाले ने दिया है कि जो फिल्टर का एक तरीके से काम करता है, हवा को छान सकता है। मुंह से वो काम नहीं होता है, तो मोस्टली जो सांस है हमें ध्यान रखना है वो नाक से सांस लेना है कहीं। इसके अलावा तनाव और बहुत ज़्यादा टेंशन से भी ये ट्रिगर में आता है, या बहुत आदमी अगर लगातार टेंशन लेता है तो उससे भी ये रोग हो सकता है, या फिर किसी को है तो वो बढ़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा तनाव, झगड़ालू एटमॉस्फेयर, इन टाइप की चीज़ों से हमें, इस टाइप के एटमॉस्फेयर से हमें बच के रहना है। नमी वाली जगह जाने से हमें बचना है। ऐसे कपड़े इस्तेमाल, जैसे हम देखते हैं जब सीज़न चेंज होता है, जैसे मान लो गर्मी से सर्दी आई तो पुराने कपड़े बिना धोए बिना सुखाए अगर आप कभी भी ओढ़ेंगे तो वो दिक्कत पैदा करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रिवेंशन करके रखते हैं, कपूर की गोलियां, नेपथोल वगैरह वो सब डाल के रखते हैं, लेकिन फिर भी कॉकरोच और दूसरी चीज़ों से काफ़ी कुछ हो जाता है। तो खाली सुखाने से काम नहीं चलेगा, धोना भी वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। खान पान का ध्यान रखना है हमें, और कई बार किसी फ्रेगनेंट, मतलब किसी खुशबू या उन चीज़ों से भी ये ट्रिगर होता है। आजकल परफ्यूम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, परफ्यूम से भी ये अगर किसी को है तो बढ़ जाएगा, और नहीं है तो धीरे धीरे हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब कारण हैं जो जिनसे हमें बचना है, जिनसे हमें ना हो, या हो गया है तो वो उसका अटैक ना आए, उसका ट्रिगर ना करे वो उस चीज़ को। ये हमें अस्थमा में ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अस्थमा के हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट की, कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में अस्थमा में क्या दे सकते हैं। तो एक तो हमें ध्यान रखना है कि उसको लगातार भाप या नेबुलाइज़र अगर आपके पास है तो वो उसको लगातार डेली देना है। डेली आप नेबुलाइज नहीं कर सकते, आपके क्लिनिक पे वो नहीं आ सकता, तो उसको बोले वो भाप लेने का छोटा सा एक डब्बा आता है जो कॉस्मेटिक सोप से उसको आराम से मिल जाएगा, उसमें उसको भाप दिलवानी है। भाप के लिए मैं आपको बता देता हूँ, भाप के लिए आपको P1F1 और ये दोनों मिलानी है, इनके साथ S5 और C5 और ऐड आप कर दें, S5 C5 F1 और P1। ये D4 में आपको 10 बूंद थोड़े से पानी में डाल के उसको डेली ये सुबह शाम भाप आपको दिलवानी है। इससे आप देखेंगे कि एयरवेज साफ़ हो जाएंगी धीरे धीरे, और जो ऑक्सीजन लेवल है वो इम्प्रूव होगा फेफड़ों का। इसके अलावा आपको एक और कंटिन्यूस ट्रीटमेंट रखना है जो आप ग्लोब्यूल में देंगे उनको, जो भी पेशेंट है। P4 और BE D4 में बनाएंगे प्योर RS में, और फिर उससे ग्लोब्यूल प्रिपेयर करेंगे। प्योर RS में ही ग्लोब्यूल बनते हैं, क्योंकि अगर आप डिस्टिल वाटर बेस D4 से ग्लोब्यूल बनाएंगे तो वो सारी गल जाएंगी गोलियाँ, फिर वो देने लायक नहीं बचेंगी। तो आपको पहले D3 से D4 बना लेना है RS में। P4 और BE, आप एस्टैन भी उसमें मिला सकते हैं, P4B और एस्टैन, इनका D4 बना के उसकी गोलियाँ बना के उसको सुबह शाम या 5-5 6-6 गोलियाँ आपको चूसने के लिए देनी है। ये तो आपका 2 ट्रीटमेंट हो गया जो कंटिन्यूस आपको लगातार रखना ही है। आप कोई भी मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं, आपको कोई भी फार्मूला आपने सेलेक्ट किया है, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये 2 मैं चाहूँगा कि कंटिन्यूस आप रखें। अब आप अस्थमा के जो फार्मूला है उस पे आप आइए, मैं फ़िलहाल अपनी तरफ से बता देता हूँ। तो इसमें हमें S1 P2 C2 P4 C13 और BE, इन सब को हमें D6 या D8 में, D8 ना D6 से स्टार्ट करें ज़्यादा अच्छा है, कई बार तो D5 से भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन फिर भी आप D6 से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको D6 से स्टार्ट करके फिर उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, D30 तक उसको ले जा सकते हैं। डिपेंड करता है कितना पुराना रोग है, एज क्या है। तो यहाँ जैसे मैंने बात करी है आपको फॉर्मूले में, वो P4 बताया है और BE मैंने आपको बताया। ये दोनों कॉम्बिनेशन हमने एक तरीके से देखा जाए तो ग्लोब्यूल में भी रखा है और इसमें भी रखा है। ग्लोब्यूल में आप चाहें तो P3 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ P4 ही रखना है। ये फार्मूला जब आप कंटिन्यूस चलाएंगे, और ये ध्यान रखना है कि एलर्जी वहाँ पे सबसाइड होनी बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं वो ठीक है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूस उन फैक्टर्स
में इन्वॉल्व रहेगा जिससे उसको एलर्जी बढ़ती है, वो आप रोगी से पता करेंगे कि उसको किन चीज़ों से एलर्जी बढ़ती है। उन चीज़ों से कंटिन्यूस उसे बचाव रखना है, जो परहेज है वो करने हैं। तो आप देखेंगे कि 3 महीने ये मिनिमम ड्यूरेशन है, 3 महीने मिनिमम, 6 महीने, 1 साल, साल भर तक इन चीज़ों में लग सकता है। तो ये बड़ा ट्रीटमेंट और थोड़ा लॉन्ग ट्रीटमेंट लेके ही आप केस को पकड़ें, रोगी को भी बता दें कि बहुत जल्दी ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। वो चाहे तो सारी उम्र अंग्रेजी दवाइयाँ खा सकता है, जिससे उसकी कंडीशन धीरे धीरे और बद से बदतर होती चली जाएगी। लेकिन आपके यहाँ अगर वो 6 महीने से 1 साल आपका ट्रीटमेंट लेगा तो वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल भी आपको उसको रखना है, आपको अपना ट्रीटमेंट भी रखना है, कंटिन्यूस वॉचिंग उस पर रखनी है। स्टार्टिंग में आप उसको 1 महीने की या बहुत ज़्यादा दिन की दवाई ना दें। मैं तो बोलूँगा आप स्टार्टिंग में उसको 8 से 10 दिन की दवाइयाँ दें, और फिर 10 दिन बाद उसके एलर्जी का जो जो लेवल है वो पता करें आप, क्योंकि यहाँ पे हमने फार्मूला में S1 रखा है और C13 हमने रखा है जो एलर्जी पे काम करते हैं। L1 भी आप उसमें ऐड करो, जो शायद मेरे से छूट गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में बाद में तीनों फॉर्मूले उसमें लिख दूंगा। तो जो भी कंटिन्यूस आपको कंटिन्यूस चलाना है, और जो आपको ये फॉर्मूला है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2 आपको कंटिन्यूस चलाने हैं 6 महीने, उनमें कोई चेंज नहीं करना है। जो मेन फार्मूला मैंने आपको बताया है S1 P2A2 C13 जो वाला जो फार्मूला मैंने बताया, उसमें कई बार चेंज करना पड़ सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। आपके पास कैसा रोग गया है, कितना पुराना है, कैसी कंडीशन है। कई बार बी की जगह जी भी देना पड़ सकता है, क्योंकि ये दोनों ही अस्थमा में हमारे काम करती हैं, बी और जी। मोस्टली केस में तो बी चलता है, लेकिन जी भी आपको सिलेक्ट करना पड़ सकता है। और एज ए फिजिशियन वहाँ आपको उतनी सेंस होनी चाहिए कि हमें बी देना है या जी देना है। तो ये था आज का इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ट्रीटमेंट। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो कारण है इनसे तो बचना ही है। इसके अलावा योग का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रोल है इसमें, योगा और प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं उनका। उसमें अनुलोम विलोम एक प्राणायाम होता है जो कंटिन्यूअस आपको उसको बोलना है, 10 से 15 मिनट डेली करना है, सुबह और शाम। उसके अलावा कपालभाति एक प्राणायाम होता है जो इंटरनल जो ऑर्गन है इंक्लूडिंग लंग्स, उनको जो है एक तरीके से एनर्जी ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन दोनों ही प्राणायाम में बड़े लेवल पे ऑक्सीजन अंदर जाती है, वहाँ पे रुकती है, फिर बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन जितनी अंदर जाएगी उतनी ज़्यादा जो प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है उतना ज़्यादा होगा, उतने जल्दी होगा और उतने अच्छे से होगा। तो ये आपका आज का टॉपिक था अस्थमा, जिस पे मैंने बताया दमा के बारे में। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।